ओके। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है, और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन। तो आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर है वो है डॉक्टर मानसी, सॉरी डॉक्टर मंशी शियानी। एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट? मानसी और मंशी? इट्स मानसी शियानी। ओके ओके, इट्स सो डॉक्टर मानसी शियानी आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, और वो बीएचएमएस एमडी है इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी। उन्होंने नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से एमडी की उपाधि प्राप्त की है, और साथ ही आईसीयू और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काफी सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी गेन किया है। प्रेजेंटली वो अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पारुल विश्वविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हैं और एजुकेशन में भी काफी अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज का जो डॉक्टर मानसी का टॉपिक है वो है काली ग्रुप। जो पोटेशियम हमारा ग्रुप होता है उसकी क्या पर्सनालिटी होती है, उसके क्या ट्रेट्स होते हैं, उसके ऊपर आज डॉक्टर शियानी अपना सेशन देंगी। तो डॉक्टर शियानी, वेलकम टू आईएफपीएच, एंड आप प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नेहा कक्कर मैम फॉर अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। एज पूरी आवाज खराब है आज, तो पीपीटी पे ही डायरेक्टली फोकस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द काली ग्रुप, but not in the usual way, just listing medicines and symptoms. The title of my presentation is Kali Group from Potassium to Personality. मतलब पोटेशियम एज एलिमेंट को समझ के उसकी पर्सनालिटी में उसके क्या ट्रेड्स आ रहे हैं वो हम समझेंगे। होम्योपैथी में मेडिसिन सिर्फ केमिकल्स नहीं होती है, लेकिन हर रेमेडी एक रिएक्शन पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कमजोरी है या ड्यूटी है, ये सब। काली ग्रुप आज के इंसान को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, जो फास्ट है, जिम्मेदार है, सेंसिटिव है, लेकिन अंदर से जल्दी थक जाने वाला या कमजोर पेशेंट है। बाय द एंड ऑफ दिस टॉक माय एम इज कि जब भी आप पेशेंट देखें तो आप सिर्फ काली काब या काली फॉस का नाम ना सोचे, बल्कि यह पहचान सके कि ये काली की पर्सनालिटी है। मेडिसिन डिफरेंशिएशन उसके बाद आता है। सो अब काली रेमेडीज को समझने से पहले हम पोटेशियम को एज ए एलिमेंट समझना जरूरी है। नाम है पोटेशियम, सिंबल इज के, एटॉमिक नंबर इज 19, और ये अल्कली मेटल ग्रुप से संबंधित है। होम्योपैथी में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप स्टडी हमेशा हमेशा एलिमेंट के नेचर से शुरू होती है। अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये नॉर्मली अकेले नहीं पाए जाते हैं, इन्हें हमेशा किसी ना किसी के साथ कंबाइन होना पड़ता है टू सर्वाइव इन दी नेचर। यही बात काली पेशेंट के ट्रेड्स में भी दिखती है। वे डिपेंडेंट होते हैं, सपोर्ट्स चाहते हैं, और लंबे समय तक अकेले कोप अप नहीं कर पाते। पोटेशियम के आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से निकल जाता है। इसका मतलब है एनर्जी जल्दी खर्च हो जाती है और पेशेंट जल्दी थक जाता है। सो वन इलेक्ट्रॉन विच मीन्स इजी लॉस, विच लीड्स टू द इजी एग्जॉशन। पोटेशियम एक सॉलिड मेटल है, कलर में सिल्वरी वाइट और नेचुरल में मेटेलिक। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मेटल होते हुए भी ये सॉफ्ट है और आसानी से डैमेज हो जाता है। पोटेशियम लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लांट्स की ग्रोथ में, ह्यूमन बॉडी में, नर्व्स में, मसल्स में और हार्ट के लिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि पोटेशियम कभी भी नेचर में फ्री नहीं मिलता। हमने जैसे पहले आगे बात की, नेचर पोटेशियम कभी भी नेचर में फ्री नहीं होता। ये हमेशा किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। दैट इज द रीजन वो इंपॉर्टेंट भी है, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, ड्यूटी निभाने वाले भी होते हैं, लेकिन डिपेंडेंट होते हैं। अकेले रहने पर वो टूट जाते हैं। बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से सेंसिटिव और फ्रेजाइल होते हैं। सो पोटेशियम इज इसेंशियल, रिएक्टिव एंड नेवर फ्री, जस्ट लाइक दी काली पेशेंट। नेक्स्ट इज काली का ओरिजिन। तो क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का ओरिजिन उसका नेचर या उसका स्वभाव बताती है। पोटेशियम को पहली बार
1807 में सर हम्फ्री डेवी ने आइसोलेट किया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन पोटाश की प्रोसेस से। सो ये डिस्कवरी बहुत बड़ी थी क्योंकि पोटेशियम कभी भी नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, वो हमेशा किसी ना किसी कंपाउंड में छुपा होता है। कालियम शब्द मतलब जो काली शब्द है वो आया है अल्कली शब्द से, जो अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब है अल्कली या ऐश। अभी ऐश क्या है? ऐश वो प्रोडक्ट है जो जलने के बाद बचती है, मतलब वो फेज जब सारी एनर्जी यूज हो चुकी होती है, जो बर्नआउट फेज होता है वो। तो यही काली पेशेंट की भी कहानी है। ये लोग अक्सर बर्नआउट हो चुके होते हैं लगातार मेहनत, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस और ड्यूटी निभाने की वजह से। पोटेशियम अर्थ क्रस्ट में बहुत अबंडेंट अमाउंट में होता है एंड इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर लाइफ एज वेल। उसी तरह काली पर्सनालिटी वाले लोग भी जब घर में, सोसाइटी में या वर्क प्लेस में होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स की तरह होते हैं। लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ड्यूटी बाउंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वे धीरे धीरे थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे टूटने लगते हैं। नाउ विल सी द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम वन बाय वन। फर्स्ट इज सॉफ्टनेस। जो पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसे नाइफ से काटा जा सकता है। बीइंग अल्कली मेटल इट कैन बी कट बाय अ नाइफ, और ये आसानी से डिफॉर्म हो जाता है और प्रेशर में अपना शेप खो देता है। होम्योपैथी में काली ग्रुप यही सॉफ्टनेस बताती है, इमोशनल सॉफ्टनेस के फॉर्म में। काली पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वे बातों से जल्दी हर्ट हो जाते हैं, किसी के हार्श वर्ड्स, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म या दबाव आने पे वो इमोशनली ब्रेकआउट हो जाते हैं। जैसे पोटेशियम प्रेशर में शेप खो देता है, वैसे ही काली पेशेंट स्ट्रेस में अपनी इमोशनल बैलेंस खो देता है, दूसरों की बातों से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनकी इमोशनल बाउंड्रीज कमजोर रहती है। सो जब पेशेंट कहे कि डॉक्टर डॉक्टर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, छोटी छोटी बातें मुझे दिल पर लग जाती है, तो थिंक अबाउट काली ग्रुप। सॉफ्ट मेटल मीन्स सॉफ्ट इमोशंस। नाउ सेकेंड इज लाइट वेट और लो डेंसिटी। इसका डेंसिटी कम होता है, मतलब ये सबसे हल्के मेटल में से है और ये पानी पर भी तैर सकते हैं। होम्योपैथी में हियर द लाइटनेस मीनिंग इज ग्राउंडिंग की कमी। ग्राउंडिंग मतलब काली पेशेंट्स कभी इमोशनली स्टेबल फील नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आसानी से हिल सकते हैं, मतलब उनकी इनर लाइटनेस की वजह से उसमें एस्केप करने की टेंडेंसी आ जाती है। जैसे हम सेल में देखते हैं कि नेट्रम सेल के अंदर जाता है ड्यूरिंग स्टिम्युलस और पोटेशियम बाहर आता है, वैसे ही ड्यूरिंग स्ट्रेस सोडियम इनर वर्ड्स में चला जाता है, मतलब अकेला हो जाता है, और पोटेशियम बाहर मतलब एस्केपिज्म की फॉर्म में चला जाता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो वो अवॉइड करना चाहते हैं, पीछे हटना चाहते हैं, बाहर से वो रिस्पॉन्सिबल दिखते हैं लेकिन अंदर से वो पूरे इनसिक्योर और अनसपोर्टेड महसूस करते हैं। इसीलिए काली पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंडोलेंट नेचर, मतलब आलस की वजह से नहीं, लेकिन जो कमजोरी है उसके वजह से। और अगर पेशेंट कहे कि भाई डॉक्टर प्रेशर सहन नहीं होता मेरे से, भाग जाने का मन करता है, तो थिंक अबाउट दी काली ग्रे। हियर लाइट मेटल मीन्स लाइट ग्राउंडिंग विच लीड्स टू दी एस्केपिज्म फॉर्म। अब नेक्स्ट है हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी। पोटेशियम जब भी पानी के साथ कंबाइन फॉर्म में आता है तब वो वायलेंट रिएक्शन करता है और उसकी वजह से आग पकड़ लेता है और तुरंत पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनाता है। इसका मतलब है कि पोटेशियम धीरे रिएक्ट नहीं करता, उसका रिएक्शन हमेशा तेज होता है। और रिएक्टिविटी काली ग्रुप में इमोशनल और मेंटल लेवल पे दिखाई देती है। काली पेशेंट का टेम्पर इजी इजी टेम्पर होता है, इनके रिएक्शंस अचानक होते हैं, वो गुस्सा अचानक हो जाते हैं, उनको रोना अचानक आ जाता है, अचानक स्टार्टल्ड हो जाते हैं। ये सारा अचानक वाला मतलब ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म की वजह से आता है। जैसे पोटेशियम पानी के कांटेक्ट में आते एक्सप्लोर करता है, वैसे ही काली पेशेंट थोड़ी सी ट्रिगरिंग बातों से भी एक्सप्लोर कर जाते हैं। वो आसानी से चौंक जाते हैं, कोई भी सडन आवाज या टच या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और उनके जो रिएक्शन आते हैं वो कई बार अग्रेसिव फॉर्म में आते हैं। सो अगर काली ब्रोम की बात करें तो वायलेंट आउटबर्स्ट, स्टार्टर इजीली। काली काप की बात करें तो इरिटेबल और सडन एंगर। काली फॉस की बात करें तो नर्वस एक्साइटेबिलिटी। ये सारे फॉर्म इसके हाईली रिएक्टिव फॉर्म, पोटेशियम के हाईली रिएक्टिव फॉर्म की वजह से है। द नेक्स्ट इज मोनोवेलेंट नेचर। अभी मोनोवेलेंट नेचर का मतलब क्या है कि उसके बाहर के पार्ट में, आउटर शेल में, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज देयर। सो
पोटेशियम में एक की वैलेंसी होती है, उसकी वजह से इसकी पकड़ कमजोर होती है। होम्योपैथी में यही पकड़ कमजोर होना इज वीक होल्डिंग पावर एट लेवल ऑफ मेंटल और इमोशनल वीकनेस बन जाती है। खाली पेशेंट की होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो इमोशंस को वो इजीली हैंडल नहीं कर पाते। लंबे समय तक स्ट्रेस टॉलरेट करना, प्रेशर सहन करना, ये उनमें नहीं होता है। शुरुआत में ये लोग जिम्मेदारी उठा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड इजीली, वो धीरे धीरे हार मान लेते हैं, जल्दी ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, बाई मेंटली ऑल्सो एंड बाई फिजिकली ऑल्सो। सो अगर पेशेंट बोले कि डॉक्टर अब तक मैंने बहुत कर लिया लेकिन अब मेरे से नहीं हो रहा है, एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ लेजीनेस, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द होल्डिंग कैपेसिटी, लॉस ऑफ द एनर्जी, देन यू कैन थिंक ऑफ काली। काली काब में सिम्टम है ब्रेक्स डाउन अंडर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। काली फॉस में सिम्टम है नर्वस एग्जॉशन, एंड काली म्यूर में सिम्टम है कैन नॉट होल्ड फ्लूइड्स एंड इमोशंस। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। पोटेशियम आसानी से पॉजिटिव आयन बना लेता है, इसीलिए नेचुरली नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है। होम्योपैथी में ये अट्रैक्शन इमोशनल डिपेंडेंसी के फॉर्म में दिखाई देती है। अगर काली पेशेंट को हमेशा सपोर्ट की जरूरत रहती है, अकेले रहने पर दे फील इनकम्प्लीट या अधूरा, खुद को अधूरा महसूस करते हैं। उन्हें इमोशनल किसी ना किसी की इमोशनल एंकरिंग चाहिए। इधर इट इज अ पर्सन, रिलेशनशिप है, सिस्टम है, या फिर रूटीन। इन लोगों में से वो किसी को इमोशनल एंकरिंग के फॉर्म में रख देगा। इसी डिपेंडेंसी की वजह से उनमें अबेंडनमेंट का डर होता है, मतलब अकेले रह जाने का या कोई मुझे छोड़ देगा, ऐसा डर उनमें प्रोफाउंडली दिखता है। और शायद नहीं, लेकिन वो ओपनली नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा महसूस करते हैं कि अगर मैं अकेला रह गया तो मैं टूट जाऊंगा। इसलिए काली पेशेंट ड्रेन्ड आउट होने के बाद भी रिलेशनशिप, फिर जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी क्विट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर फियर ऑफ अबेंडनमेंट। अभी मेडिसिन है काली काप जिसमें डिपेंडेंट ऑन फैमिली है, फियर ऑफ बीइंग अलोन है। सेम वे काली फॉस में नीड्स इमोशनल रीएश्योरेंस। काली म्यूर है तो क्लिंग्स साइलेंटली एंड अवॉइड्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जब पोटेशियम हवा के संपर्क में आता है तो वो तेजी से, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज होने होने लगता है, तो उसकी जो चमक होती है वो इजीली चली जाती है या डल हो जाता है। सेम वे चमक ओवर हियर इन होम्योपैथी इट मींस एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म। काली पेशेंट्स शुरुआत में बहुत एक्टिव, ब्राइट और कैपेबल लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस या प्रेशर लंबे समय तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उन पे आती है तो वो जल्दी कॉन्फिडेंस खो देते हैं। मेंटली वो सुस्त या डल हो जाते हैं, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, जल्दी थक जाते हैं। एक्साइटमेंट के बाद अक्सर डिप्रेशन या कोलैप्स में चले जाते हैं। सो दिस इज वाई काली पेशेंट शोज अ टिपिकल पैटर्न: एक्साइटमेंट फॉलोड बाय अ कोलैप्स। जैसे काली फॉस में है मेंटल डलनेस आफ्टर एक्साइटमेंट, काली काब में है ब्रेक्स डाउन अंडर द स्ट्रेस, एंड काली म्यूर में है सप्रेस्ड इमोशन विथ डिप्रेशन। Now we move forward to the physical properties of physical properties to chemical properties. Up till now we have seen the physical properties. Now we'll move forward to chemical properties. पोटेशियम जब भी पानी के कांटेक्ट में आता है, हमने आगे भी बात की कि वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गैस और उसके साथ में हीट और फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और ये रिएक्शन बहुत फास्ट एंड वायोलेंट होता है। ये फास्ट और वायोलेंट की वजह से उनको छोटी सी इमोशनल ट्रिगर या कोई बात, कोई शब्द, कोई सिचुएशन, इन सारी कंडीशंस में वो अचानक गुस्सा हो जाना, इमोशनल आउटबर्ट्स पैदा करना, ये सब हो सकता है। उनकी इमोशंस ना माइल्ड नहीं होती, जितना वायलेंट रिएक्शन है पोटेशियम का विथ वाटर, सेम उनका नेचर है। उनका इमोशंस माइल्ड नहीं होता है, बट बल्कि अक्सर एक्सप्लोसिव होता है। इसीलिए काली पेशेंट में नर्वस ब्रेकडाउन, अचानक रोना या छोटी छोटी बात पर तेज गुस्सा दिखाना, रिएक्शन स्टिम्युलस के मुकाबले बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होते हैं। जैसे कि काली ब्रोम में वायलेंट इमोशनल एंड नर्वस रिएक्शन, काली काब में एंगर विथ कोलैप्स आफ्टरवर्ड्स, काली फॉस में नर्वस एग्जॉशन आफ्टर एक्साइटमेंट।
अदर थिंग इज पोटेशियम फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली, especially potassium hydroxide KOH, which is a highly caustic substance. caustic substance कभी धीरे काम नहीं करता है, वो कोरोड करके रख देता है, कांटेक्ट में आते ही टिश्यू को डीपली नुकसान करता है। वैसे ही होम्योपैथी में ये कॉस्टिक नेचर उनकी बोलचाल में या उनके व्यवहार में दिखाई देता है। खाली पेशेंट की भाषा या उनका जो बोलना होता है वो कई बार हार्श, स्कोल्डिंग या सार्कास्टिक होता है। कई बार उनकी बातों में क्रूअल्टी भी दिखती है, लेकिन ये क्रूअल्टी उनकी असल नेचर की नहीं होती है, ये प्रेशर का रिजल्ट होती है। अंदर से सेंसिटिव और कमजोर, लेकिन बाहर तेज शब्दों से खुद को बचाते हैं, जैसे कि काली काब में स्कोल्डिंग, इरिटेबल, फॉल्ट फाइंडिंग। काली ब्रोम में वायलेंट और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, काली म्यूर में साइलेंट बिटरनेस, सप्रेस्ड एंगर, और कॉस्टिकम में कटिंग स्पीच विथ डीप सेंसिटिविटी। सो काली पेशेंट्स आर सॉफ्ट इनसाइड बट शार्प आउटसाइड। नेक्स्ट इज पोटेशियम एक पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट है। आयोनिक फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। और नर्व कंडक्शन, कोई भी मसल कंडक्शन को, कोई भी मसल में स्टिमुलस का कंडक्शन या नर्वस कंडक्शन में पोटेशियम चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स। मतलब ये सिग्नल्स बहुत तेजी से पास ऑन करता है। सेम वे होम्योपैथी में इसका रिलेशन है कि काली पेशेंट की नर्व्स बहुत इजीली एक्साइटेबल होती है, उनकी सोच तेज तेज होती है, रिएक्शंस फास्ट होते हैं, उनके मन अक्सर रेस्टलेस होते हैं, जल्दी सोचते हैं, जल्दी सोचते हैं, जल्दी बोलते हैं और बिना रुके रिएक्ट कर देते हैं। इसी लगातार नर्वस ओवर एक्टिविटी की वजह से उन्हें एंजाइटी, मेंटल टेंशन और बेचैनी रहती है। जैसे कि काली फॉस में नर्वस एग्जॉशन, एंजाइटी एंड फास्ट थॉट्स आना। काली ब्रोम में नर्वस एक्साइटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस का प्रेजेंट होना। और काली काब में टेंशन विथ वीकनेस अंडरनेथ। अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। फर्स्ट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी को दर्शाता है। मतलब काली पेशेंट में जो रिजिडिटी होती है वो फिक्स प्रिंसिपल, स्टबर्ननेस और हार्ड टू प्लीज वाला नेचर के फॉर्म में दिखाई देती है। वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ये जो स्ट्रिक्टनेस है वो उनके घमंड की वजह से नहीं है, लेकिन वो पोटेशियम की स्ट्रक्चर में जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसकी वजह से है। ये स्ट्रक्चर की जरूरत है, ना कि उनकी घमंड की वजह से। सेकेंड इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। पोटेशियम की स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड होती है। काली पेशेंट भी सेम अपनी खुद की बॉडी के लिए ज्यादा फोकस्ड होते हैं। वो बहुत बार हाइपोकॉन्ड्रियाक नेचर में भी दिखता है, छोटी सिम्टम्स में भी बहुत ज्यादा चिंता करना। उन्हें हमेशा लगता है कि उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये फियर इमेजिनेशन की वजह से नहीं है, बट इनसिक्योरिटी अबाउट ओन हेल्थ की वजह से है। देन थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमको पता है कि पोटेशियम अगर बॉडी में से कम होगा तो हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स आएंगे, और अगर ज्यादा होगा तो हाइपरकैलेमिया के सिम्टम्स आएंगे। सो पोटेशियम का सबसे सबसे बड़ा रोल है बैलेंस बनाए रखना। काली पेशेंट को भी रूटीन और ऑर्डर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे ही रूटीन टूटता है उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी टूट जाती है। उनके अंदर इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी, ये दोनों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। तो अगर हम काली ग्रुप को एक ही स्लाइड में समराइज करें तो कीवर्ड पोटेशियम के लिए मेटल नेचर से निकला है। काली पेशेंट तेज होते हैं, सोच में, रिएक्शन में और थकावट में भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, छोटी 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 बात पे ज्यादा रिएक्शन देते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, सो स्ट्रेस सहन नहीं कर पाते हैं। प्रेशर बढ़ने पे वे एस्केपिज्म करना चाहते हैं। लोगों लोगों और रूटीन पर डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंडेंट नेचर लोग और रूटीन दोनों के ऊपर होता है। जल्दी इरिटेबल हो जाते हैं, ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन जनरली इमोशनली रिजर्व रहते हैं। स्टार्टलिंग मतलब जल्दी से चौंक जाते हैं, और स्ट्रेस में वो क्वारलसम हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं। अब हम काली पर्सनालिटी के चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट होता है। काली बच्चे का स्वभाव इंडिपेंडेंट नहीं हो, मतलब काली बच्चे जो बड़े होते हैं वो बचपन से ही इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनका स्वभाव इंडिपेंडेंट नहीं होता है।
उन्हें शुरू से ही सपोर्ट और रीअश्योरेंस की जरूरत रहती है। जैसे पोटेशियम अकेले स्टेबल नहीं कर सकता, वैसे ही काली बच्चा भी इमोशनल सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं कर पाता। अगर सपोर्ट मिले तो बच्चा अच्छा डेवलप करता है, और अगर ना मिले तो इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। काली पर्सनालिटी की जड़ चाइल्डहुड डिपेंडेंसी में होती है। नाउ दिस स्लाइड एक्सप्लेन्स हाउ रिलेशनशिप शेप द काली पर्सनालिटी। काली बच्चे को रिलेशनशिप, हार्मनी और सिक्योरिटी, ये तीनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फैमिली बैकग्राउंड के अनुसार दो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। अगर बच्चा वेल टू डू फैमिली में बड़ा होता है तो डिपेंडेंसी पैम्परिंग के फॉर्म में बढ़ जाती है। तो बच्चा टिमिड हो जाता है, अटेंशन चाहता है, सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है। लेकिन अगर बच्चा रिसोर्स लिमिटेड फैमिली में बड़ा होता है तो वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगता है। वो बहुत जल्दी रिलायबल हो जाता है, कंसेंशियस हो जाता है, लेकिन इमोशनली रिजर्व हो जाता है। वो अपनी इमोशंस को सप्रेस करने लगता है। बच्चा वही है लेकिन एनवायरनमेंट दोनों डिफरेंट है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से पोटेशियम की पर्सनालिटी निकल के आएगी। फर्स्ट इज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी काली का मुख्य ट्रेट है। बचपन में व्यक्ति पर निर्भरता और बाद में रूटीन पर या ड्यूटी पर निर्भरता। सेकेंड इज अटेंशन सीकिंग। काली बच्चे अक्सर क्वाइटली रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो वो सिम्टम्स के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि बेड वेटिंग करना, स्टेमरिंग, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करना। एंड थर्ड इज प्रेगमेटिज्म, यू कैन से प्रैक्टिकलिटी। बड़े होकर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकलिटी के नीचे विल पावर की कमी है। बाहर से स्ट्रांग दिखना लेकिन अंदर से इनसिक्योर होना। ये था चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अब हम काली के एडल्ट स्टेज को देखते हैं। बाहर से काली बाहर से काली एडल्ट, रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल, चार्जिंग पॉइंट। बाहर से काली एडल्ट, रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल और फंक्शनल दिखाई देता है। वह टीम में अच्छा काम करता है, ड्यूटीज प्रॉपरली निभाता है, सोशली सक्सेसफुल लगता है। लेकिन ये स्टेबिलिटी रूटीन और रिलेशनशिप की डिपेंडेंसी पे है। अगर रूटीन डिस्टर्ब हुआ या किसी पर्सन पे डिपेंडेंसी डिस्टर्ब हुई तो इसमें प्रॉब्लम आने लगते हैं। काली बाहर से स्ट्रांग है लेकिन मैंने पहले ही बोला अंदर से इनसिक्योर है। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती है काली पेशेंट्स के अंदर। ये इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप की जरूरत या नीड से आती है। काली पेशेंट तभी सेफ महसूस करता है जब वह फैमिली या फैमिलियर लोगों के साथ हो। अकेलेपन में उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है। अगर हम नेट्रम की बात करें तो उसको एक व्यक्ति चाहिए। मैग्नीशियम की बात करें तो उसको मदर चाहिए फॉर न्यूट्रिशनल पर्पस। और अगर कैलकेरिया की बात करें तो कैलकेरिया को घर चाहिए फॉर अ सेफ्टी पर्पस। बट काली को फॉर अ सेफ्टी पर्पस, फॉर अ सिक्योरिटी, पूरी फैमिली चाहिए। सेपरेशन या लोनलीनेस उससे उनको एलिमेंट है, मतलब सेपरेशन या लोनलीनेस उससे परेशान कर देती है। रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने पे क्या होता है? तो फर्स्ट इज रिएक्शन टू डिस्टर्बेंस। अगर कोई काली की रिलेशनशिप डिस्टर्ब करे तो पेशेंट डर और इरिटेबिलिटी महसूस करता है, अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो अग्रेसिवनेस सिर्फ फैमिली तक रिएक्ट सीमित रहती है। एंड सेकेंड इज कोपिंग विद डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट बढ़ने पर काली इमोशन सप्रेस करता है, दबा लेता है। वो विड्रॉ कर जाता है, क्वाइट हो जाता है, कोई रिलीजियस बन जाता है, कोई इमोशनली नम बन जाता है। दर्द बाहर नहीं होता लेकिन अंदर ही अंदर वो जमा करते रहता है। इमोशनल सप्रेशन एंड ड्रीम्स। तो सप्रेशन इज अ की फीचर ऑफ काली ग्रुप। काली पेशेंट इमोशनली ओपन अप नहीं होते, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। ये लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और ड्यूटी बाउंड होते हैं, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। बाहर से पेशेंट काम और कंट्रोल दिखता है लेकिन अंदर टेंशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस बनी रहती है। जब इमोशंस लॉन्ग टाइम तक सप्रेस होते रहते हैं तो नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे न्यूरोटिक स्टेट्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से एडोलेसेंस में एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जो भावनाएं दिन में एक्सप्रेस नहीं होती वो ड्रीम पैटर्न्स में दिखती है। ड्रीम्स के थ्रू वो एक्सप्रेस होती है। काली ग्रुप के पेशेंट के ड्रीम्स अक्सर
एंग्शियस और फ्राइटनिंग होते हैं, फैमिली के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, डेथ के बारे में, मिसफॉर्च्यून के बारे में, या फिर डेंजर से जुड़े हुए ड्रीम्स जो वो खुद सप्रेस करता है, वही ड्रीम के फॉर्म में बाहर आता है। ये ड्रीम्स एक्चुअली पेशेंट के सप्रेस्ड फियर्स और इनर स्ट्रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। लास्ट इज ओल्ड एज डेवलपमेंट। अब हम काली ग्रुप के लाइफ के लास्ट फेज की बात करते हैं। ओल्ड एज डेवलपमेंट ये काली ग्रुप के कोर थीम्स को बहुत क्लियरली शो करता है। वीकनेस, डिपेंडेंसी, इनसिक्योरिटी। ओल्ड एज में फिजिकल वीकनेस, इजी फटीग, मूवमेंट्स में स्लोनेस, ये सब कॉमन है। एल्डरली पेशेंट को डेली एक्टिविटी में सपोर्ट और डिपेंडेंसी की जरूरत होती है। इमोशनल लेवल पर व्यक्ति ज्यादा सेंसिटिव, इनसिक्योर और एंग्शियस हो जाता है। काली ग्रुप के ओल्ड एज पेशेंट में ये चेंजेस ज्यादा क्लियरली दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पूरी जिंदगी ड्यूटी बाउंड रहे हैं। और अगर ड्यूटी बाउंड रहे हैं तो स्ट्रेंथ कम होने पर उन्हें वो यूजलेसनेस वाली फीलिंग आती है। और ये यूजलेसनेस वाली फीलिंग उनको एंजाइटी फॉर्म में ओल्ड एज में बहुत ज्यादा निखर के आती है। दैट्स वाई जेरियाट्रिक पेशेंट, जो ओल्ड एज पेशेंट है, उसमें काली रेमेडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईगोसेंट्रिसिटी एंड फैमिली फोकस। अगर ओल्ड एज की बात करें तो काली पेशेंट बहुत ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं। ये ईगो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली तक ही सीमित रहता है, या फैमिली तक ही लिमिटेड रहता है। उनकी पूरी वर्ल्ड मैं और मेरा फैमिली बन जाता है। बच्चों की टेंशन कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। चाहते हैं कि उनके बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो, सक्सेसफुल हो, मोरली करेक्ट हो। इसी वजह से ये डोमिनेंस के फॉर्म में शो होता है। अगर बच्ची लेट हो जाए, अवेलेबल ना हो, इमीडिएटली एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो जाती है। और ये जो इमीडिएटली एंजाइटी और इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस स्टार्ट होती है, वो रिएक्शन में के फॉर्म में दिखती है बच्चों पर। लेकिन वो डोमिनेंस नहीं है, वो फियर ड्रिवन कंट्रोल है। और उसका रूट कॉज है फियर ऑफ सेपरेशन। ओल्ड एज में काली पर्सन का लाइफ ऑलमोस्ट कुकुन टाइप हो जाता है। ये लोग अंदर से ज्यादा इनसिक्योर और एंग्शियस हो जाते हैं, उन्हें चाहिए सेफ्टी और प्रोटेक्शन, मेन चीज। और अगर ऐसा कोई इंसान कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, वो विलिंगली अपना लाइफ दूसरों को कंट्रोल या हैंड ओवर कर देते हैं। पर बहुत बार ये नहीं करते। क्यों? बिकॉज ओल्ड एज में वे रिजेक्शन के प्रति बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। अगर उन्हें इग्नोर किया या रिजेक्ट किया तो इरिटेबिलिटी के फॉर्म में बाहर आता है। और ये इरिटेबिलिटी फाइन मतलब प्राइमरी नहीं है, वो उनमें इरिटेबिलिटी होती है ऐसा नहीं, लेकिन वो रिएक्शन टू रिजेक्शन की फॉर्म में आती है। हेल्थ कंसिडरेशन। ओल्ड एज में सिकनेस डिपेंडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। काली पेशेंट्स पहले से ही डिपेंडेंट होते हैं, और जब डिजीज प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उनका कोपिंग कैपेसिटी ज्यादा कम हो जाता है। काली रेमेडीज तब इंडिकेटेड होती है जब मल्टीपल ऑर्गन्स और मल्टीपल वाइटल ऑर्गन्स एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स। स्पेशली काली ग्रुप में हम देखते हैं कि वाटर रिटेंशन और रिलेटेड पैथोलॉजीज बहुत ज्यादा डेवलप होती है, जैसे कि इडीमा, ड्रॉपसी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो ओल्ड एज में ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहते हैं डिजीज कंडीशन। जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी पैथोलॉजीज भी एडवांस होती रहती है। और ये पैथोलॉजीज फंक्शनल लेवल पे नहीं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव, डीजनरेटिव दोनों नेचर की होती है। अब काली ग्रुप एज अ होल, ये था काली का ब्रॉड फ्रेमवर्क। अब इसी फ्रेमवर्क को हम क्लिनिकली ब्रेक करेंगे इनटू कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, डायथिसिस, फियर ऑफ एक्शन। First is, now we'll move forward to the few common features of the काली ग्रुप। फर्स्ट इज, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो काली पेशेंट यूजुअली हैवी बिल्ट होते हैं, स्टाउट, रॉबस्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो कमजोर, जल्दी थकने वाले होते हैं। इनमें वेट गेन बहुत इजीली हो जाता है, वेट गेन की टेंडेंसी होती है, प्री मैच्योर एजिंग, आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल्स बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं। मतलब बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से वीक। ये है काली का क्लासिकल पिक्चर। सेकेंड इज टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट ज्यादातर फ्लेगमेटिक नेचर का होता है, शांत, रिजर्व्ड और स्लो। इसमें एक एक्सेप्शन है काली फॉस, जिसमें नर्वस
टेम्परामेंट देखने मिलता है, कॉलेरिक टेंडेंसी वाला, नर्वस एग्जॉशन की वजह से इरिटेबिलिटी और कॉलेरिक टेंडेंसी फॉर्म होती है। थर्ड इज थर्मल रिएक्शन। काली पेशेंट्स जनरली चीली पेशेंट्स होते हैं, उन्हें कोल्ड और कोल्ड एक्सपोजर से इजीली एलिमेंट मतलब कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है या फिर कंप्लेंट एग्रावेट हो जाती है, एंड दे फील बेटर और एम्यूलरेटेड बाय द वार्मथ इन जनरल। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, काली सल्फ, बिकॉज ऑफ द सल्फर पार्ट इन द काली ग्रुप, वो कोल्ड सेंसिटिव होते हुए भी वार्मथ क्रेव करते हैं। फोर्थ इज डायथिसिस। काली रेमेडीज का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है रूमेटिक और गाउटी डायथिसिस, और इसी वजह से उनको जॉइंट्स पेन, स्टिफनेस, क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेन्स बहुत ज्यादा दिखाई देती है। द लास्ट इज मायस्मेटिक बैकग्राउंड। एंटीसिफिलिटिक होता है काली ग्रुप प्रीडोमिनेंटली। डिजीज प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, बट वंस इट गेट एस्टेब्लिश तो डिजीज डीप और क्रॉनिक बन जाता है। इसीलिए काली रेमेडीज लॉन्ग स्टैंडिंग और डीप टिश्यू पैथोलॉजी में बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट पोटेशियम की फिजियोलॉजिकल एक्शन को समझेंगे, क्योंकि सभी काली रेमेडीज पोटेशियम कंपाउंड से बने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पोटेशियम को रेडियो एक्टिव पाया गया है। मतलब ये नहीं कि होम्योपैथी में ये हार्मफुल है, इसका मतलब ये है कि पोटेशियम एक बहुत एक्टिव और डायनामिक एलिमेंट है। सेकेंड पॉइंट इज पोटेशियम बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। इससे ये समझ आता है कि पोटेशियम का सेल्यूलर एक्टिविटी और नर्व कंडक्शन पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल रोल्स। पोटेशियम सेल्यूलर एक्साइटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सेल स्टिमुलाई पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है उसमें। कार्डियक ऑटोमेटिज्म के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, मतलब हार्ट खुद ब खुद रिदमिक बीटिंग करता है उसके लिए। स्मूथ मसल एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है, जैसे कि इंटेस्टाइन, यूट्रस, ब्लड वेसल मूवमेंट्स। पोटेशियम एनर्जी देता है विदाउट एनी कैलोरिक लॉस, यानी इंटरनल एनर्जी बनाए रखने के लिए पोटेशियम इज नेसेसरी। पोटेशियम कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है, खासकर जो हार्ट और स्मूथ मसल्स हैं उसके लिए। स्पीयर ऑफ एक्शन पे जाते हैं। काली रेमेडीज का एक्शन डीप और वाइड होता है, लेकिन वो सुपरफिशियल बिल्कुल नहीं होता। उसकी सारी पैथोलॉजीज बहुत डीप टिश्यूज पर वर्क करती है। इट्स मेन एक्शन ऑन डीप टिश्यूज, मसल, नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ऑल दी वाइटल ऑर्गन्स। सबसे पहले टिश्यू की बात करें तो काली रेमेडीज डीप टिश्यू पर काम करती है, जिसे डी जनरेशन, वीकनेस और स्लो रिकवरी दिखाई देती है। सेकेंड इज मसल, खास करके हार्ट मसल्स। काली रेमेडीज कार्डियक वीकनेस है, इरेगुलर हार्ट बीट है, इरिथमिया है, एक्सर्शन के बाद इजी एग्जॉशन, हार्ट फेलियर, एमआई, ये सारी चीजों में यूजफुल है। थर्ड इज नर्व्स। मोर इम्पोर्टेंटली इट वर्क्स ऑन दी वेगस नर्व। वेगस नर्व की वजह से एंजाइटी, पाल्पिटेशन, डाइजेशन प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स डिस्टर्बेंसेस एक्सप्लेन होते हैं। फिर जीआई ट्रैक, काली पेशेंट में डाइजेशन, जो काली पेशेंट का वीकनेस वो जीआईटी में भी देखने मिलता है। डाइजेशन कमजोर होता है, जिसकी वजह से फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, पेरिस्टालसिस की कमजोरी, ये सब जीआई फॉर्म में मिलते हैं। अनदर इज स्किन एंड हेयर। स्किन आमतौर पर तो ड्राई या हार्ड या स्केली होती है, लेकिन हेयर में एक्सेसिव फॉलिंग या प्री मैच्योर ग्रेइंग दिखते हैं। काली रेमेडीज का एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन पर स्ट्रांग होता है, लाइक स्पेशली दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए जो क्रॉनिक कैटर कंडीशन है, थिक म्यूकस है, डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन है, वो सारी रेस्पिरेटरी कंप्लेन्स में काली यूजफुल होती है। ये रेमेडीज ग्लैंड्स और बोन को भी अफेक्ट करती है। जहां पे पैथोलॉजी स्लो हो, क्रॉनिक हो, डीप सीटेड हो, वी कैन थिंक ऑफ काली। सो ओवरऑल काली ग्रुप का एक्शन वाइटल ऑर्गन्स और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, जिससे वीकनेस, एग्जॉशन और स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज डेवलप होती है। अगर सेंट्रल काली थीम समझे तो काली ग्रुप का पूरा एक्शन मुख्य रूप से तीन सिस्टम में है, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स। पोटेशियम हार्ट की ऑटोमेटिक एक्टिविटी, नर्व्स एंड प्रॉपर कंडक्शन और मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसेंशियल है। इसीलिए जहां भी वीकनेस, फटीग, टोन की कमी या फिर फंक्शन का फेलियर दिखाई देता है,
स्पेशली जब हार्ट इन्वॉल्व हो, नर्व्स या मसल्स इन्वॉल्व हो, वी कैन थिंक फॉर काली। इंडिकेशंस हैं काली के। पोटेशियम मसल रिलेशनशिप। मसल सेल्स के अंदर जनरली पोटेशियम ज्यादा अमाउंट में होता है, जो नॉर्मल मसल फंक्शन के लिए इसेंशियल है, जो मसल में नर्व सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है उसमें। इसीलिए जब पोटेशियम बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले मसल वीकनेस दिखाई देती है। एंड दैट इज द रीजन काली रेमेडी में फटीग, पैरालिसिस, एग्जॉशन, ये सारे सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंटली शो होते हैं। कार्डियक मसल भी इससे अफेक्ट होते हैं, जिससे कार्डियक वीकनेस भी डेवलप हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पोटेशियम मसल्स लाइफ और मसल स्ट्रेंथ की है। अब हम काली ग्रुप के मेंटल जनरल्स पर बात करेंगे। काली रेमेडीज के माइंड को समझना जरूरी है, क्योंकि पैथोलॉजी, साइकोलॉजी यहाँ से ही डेवलप होना स्टार्ट होती है। इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी हाउ दिस मेंटल स्टेट रिफ्लेक्ट्स एज इरिटेबिलिटी, फियर, एंजाइटी, डिपेंडेंसी इन काली रेमेडीज। फर्स्ट इज ओवर सेंसिटिविटी। काली ग्रुप का पहला और सबसे प्रोमिनेंट फीचर है ओवर सेंसिटिविटी। काली पेशेंट एक्सटर्नल स्टिम्युलाई के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, स्पेशली नॉइस, टच, लाइट और ह्यूमन वॉइस के टूवर्ड्स। ये सेंसिटिविटी सुपरफिशियल नहीं होती, बल्कि नर्वस सिस्टम के डीप लेवल तक जाती है। और इसी वजह से छोटे छोटे स्टिमुलस पर भी एग्जागरेटेड रिएक्शंस दिखाना ये कॉमन है। ऐसे पेशेंट्स जल्दी चौंक जाते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, एंजाइटी होती है, मेंटल एग्जॉशन जल्दी हो जाता है। और काली की हर रेमेडी में ये ओवर सेंसिटिविटी अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, जो हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। जैसे कि काली आर्ट्स में नॉइस और ह्यूमन वॉइस टुवर्ड्स ओवर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा क्लियर होती है। सेम वे काली ब्रोम में एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एंजाइटी, कंफ्यूजन, क्राउड, मेंटल एक्सर्शन, ये सब सारी फॉर्म्स में फियर प्रोड्यूस करता है। काली काब में टच सहन नहीं होता है, अचानक पेन, एंजाइटी की वजह से तकलीफ शुरू हो जाती है। काली फॉस सेंसिटिव होता है, नर्वस और डेलिकेट होता है। मेंटल वर्क, ग्रीफ या लंबे समय का सफरिंग इसे एग्जॉस्ट कर देता है। कॉस्टिकम में नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे कि नॉइस, टच, एक्साइटमेंट, हर चीज पर उस पे डीपली अफेक्ट करती है। लास्ट इज कालीसिलिकेटम, लगभग हर समय सेंसिटिव रहता है, मोर इम्पोर्टेंटली टुवर्ड्स द नॉइस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल फीचर इज एंजाइटी। काली पेशेंट में एंजाइटी कॉमन होती है, और वो मोस्टली डीप सीटेड और परसिस्टेंट एंजाइटी होती है। काली ग्रुप की एंजाइटी मॉर्निंग से स्टार्ट होती है, और अबाउट फ्यूचर, डिजीज कंडीशन, साल्वेशन, सिक्योरिटी सी, ये सारी चीजों से जुड़ी होती है। ये पेशेंट कभी अपनी एंजाइटी ना बाहर शो नहीं करेंगे, वो लॉन्ग टर्म तक वो सारे इमोशंस अपने अंदर सप्रेस करते जाएंगे। और जब ये इमोशनल या फिजिकल सिक्योरिटी टूटती है, तब सडन ब्रेकडाउन होता है। कॉस्टिकम की बात करें तो कॉस्टिकम में एंजाइटी के साथ डिप्रेशन दिखाई देता है, खासकर इमोशनल सफरिंग और इनजस्टिस की फीलिंग के कारण। सेकेंड इज काली आर्स। आर्सेनिक कंपाउंड इसके साथ, काली के साथ है, तो आर्सेनिक की एंजाइटी और रेस्टलेसनेस दोनों इसमें है। तो इंटेंस एंजाइटी और एंग्विश होता है, विशेष रूप से जो इवनिंग टाइम है, नाइट टाइम है, कई बार कोई रीजन के बिना भी एंजाइटी होती है। काली बाइक्रोमिकम में एंजाइटी चेस्ट से शुरू हुई महसूस होती है, और अक्सर रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में आती है। काली काब में एंजाइटी पेट से महसूस होती है, अ, जैसे डर वहीं डीप सीटेड है, वहां पे ही बैठा है ऐसा। काली फॉस में अप्रीहेंसिव एंजाइटी होती है, जो इवनिंग के टाइम पे या नाइट के टाइम पे इंक्रीज हो जाती है, और दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नर्वस एग्जॉशन। काली सिलिकेटम में एंजाइटी के साथ फियर रहता है, स्पेशली इन इवनिंग टाइम एंड ड्यूरिंग मेंसेस टाइम। अगर फियरफुल नेचर की बात करें तो काली पेशेंट्स आर जनरली फुल ऑफ फियर्स। उनका डर डीप, परसिस्टेंट और बहुत बार इरेशनल बिहेवियर, इरेशनल फियर होता है। काली ग्रुप में कॉमन फियर्स होते हैं, लाइक फियर एट नाइट, फियर ऑफ क्राउड्स, फियर ऑफ एनी बैड न्यूज़, फियर ऑफ डेथ,
फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ एनी डिजीज कंडीशन। ये पेशेंट्स बहुत आसानी से डर जाते हैं, इजीली चौंक जाते हैं, स्टार्टल हो जाते हैं। डर अक्सर नाइट में या जब वो अलोन होते हैं, अकेले होते हैं, उस टाइम में बढ़ जाता है। और ये रात में ज्यादा एग्रावेट होती है कंप्लेन्स। अगर मेडिसिन की बात करें तो कॉस्टिकम में फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ फ्यूचर है। काली आर्ट्स में फियर इंटेंस लेवल पे पाया जाता है बिकॉज ऑफ दैट आर्सेनिक ट्रेट। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ क्राउड, सडन फ्राइट विथ एंग्शियस डेल्यूशंस। देन काली ब्रोम में रात के समय डरावनी इमेजिनेशंस, रेस्टलेसनेस और पुराने लॉसेस को लेकर ब्रूडिंग दिखाई देती है। काली काम में फियर ऑफ बीइंग अलोन है, सो स्पेशल फियर ऑफ बीइंग अलोन, स्पेशली फियर ऑफ फ्यूचर हेल्थ, ये सारे रिलेटेड फियर्स दिखाई देते हैं। काली म्यूर में फियर ऑफ बेथिंग है, मतलब नहाने से डर लगना और हमेशा यही फीलिंग रहती है कि कुछ कुछ बुरा होने वाला है। काली फॉस में क्राउड, डिजीज, डेथ, इन सारी चीजों का फियर होता है। और नर्वस वीकनेस के कारण पेशेंट आसानी से डर भी जाता है। नेक्स्ट नेचर इज क्वारलसम नेचर। काली पेशेंट में फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी और इरेटिक बिहेवियर देखा जाता है। ये बाहर से शांत दिखाई दे सकते हैं लेकिन अंदर लगातार इरिटेशन और टेंशन रहती है। और ये इरिटेशन फॉर्म लेती है क्वारलसम नेचर में। इनकी क्वारलसम असल में नर्वस वीकनेस और ओवर सेंसिटिविटी, इरिटेशनल बिहेवियर की वजह से प्रोड्यूस होती है। छोटी छोटी बातों से इरिटेटेड होना, और ये इरिटेशन अचानक गुस्से के फॉर्म में बदल जाना, ये क्वारलसम नेचर का स्टार्टिंग प्रोसेस है। कॉस्टिकम में पेशेंट का मूड पीविश और इरिटेबल रहता है और अचानक क्वारलसम एंगर के पैरोक्सिज्म के फॉर्म में दिखाई देता है। काली काब में इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, स्पेशली जब इन्हें डिस्टर्ब किया जाए या कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए, वो इजीली मतलब क्वारलसम हो जाते हैं। उस टाइम पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और और जब काली का पेशेंट थके हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, तब भी उन्हें गुस्सा इजीली आ जाता है। सो काली ग्रुप में क्वारलसम बिहेवियर किसी अग्रेसिव पर्सनालिटी की वजह से नहीं है, लेकिन जो अंदर की कमजोरी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, नर्वस स्ट्रेन है, उसकी वजह से है। इरिटेबल नेचर। इरिटेबल नेचर काली पेशेंट्स में मार्क्ड इरिटेबिलिटी और ऑब्स्टिनेसी दिखाई देती है, खासकर कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग पर या पर्टिकुलर कंडीशंस में। अगर इरिटेबिलिटी पेशेंट में जो होती है वो नर्वस सिस्टम की कमजोरी के वजह से होती है, टॉलरेंस कम होना, छोटी छोटी स्टिमुलाई में भी इरिटेशन प्रोड्यूस करना। कॉस्टिकम में पेशेंट का मूड पीविश, इरिटेबल और कॉन्सेंशियस रहता है, सॉरी सेंसोरियस रहता है। ऐसे पेशेंट फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ज्यादा होते हैं, क्रिटिकल बहुत ज्यादा होते हैं, आसानी से ऑफेंड हो जाते हैं। काली काम में इरिटेबिलिटी बहुत प्रोमिनेंट होती है, स्पेशली टुवर्ड्स नॉइस, डिस्टर्ब होने पर, कॉन्ट्राडिक्ट किए जाने पर, या फिर एग्जॉस्टेड होते हैं तब तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। काली आयड में इरिटेबिलिटी भी इंटेंस होती है, टेम्पर में हार्शनेस होती है, कभी कभी क्रूअल्टी के फॉर्म में वर्ड्स आते हैं और रिएक्शंस वायलेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिप्रेशन एंड सैडनेस, द मेलनकॉलिक नेचर। काली पेशेंट्स में होपलेसनेस या इमोशनल सैडनेस समटाइम्स देखने मिलती है। ये डिप्रेशन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव या ड्रामेटिक काइंड ऑफ नहीं होता, जो नेट्रम म्यूरर इग्नेशिया में फॉर्म मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे सप्रेस्ड होता है, जो जो सारे इमोशंस है वो सारे सप्रेस्ड है, जो नर्वस एग्जॉशन या इमोशनल स्ट्रेन से प्रोड्यूस होते हैं। कॉस्टिकम में बहुत छोटी सी बात पे भी रोना आना, इमोशनल सैडनेस, सहानुभूति, चिंता, दूसरों का कुछ इनजस्टिस देख के या दुख देखकर प्रोड्यूस होता है। काली ब्रोम में डिप्रेशन अनकंट्रोलेबल वीपिंग के फॉर्म में दिखाई देता है और इसके साथ मेलनकॉलिक डेल्यूशंस भी होते हैं। काली काब में मूड अल्टरनेटिंग होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। पेशेंट ओपन एयर में सैड महसूस करता है, मतलब ओपन एयर एग्रावेट करता है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा दिल पे ले लेता है। सो इस प्रकार काली ग्रुप का डिप्रेशन अंदर की उदासी, मतलब सप्रेस्ड सैडनेस है, इमोशनल हैवीनेस और होपलेसनेस से पहचाना जाता है। इंडिफरेंट नेचर। काली पेशेंट्स धीरे धीरे प्लेजर, सराउंडिंग्स
या फिर बिजनेस मैटर की टूवर्ड्स इंडिफरेंट हो जाते हैं। ये इंडिफरेंस इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी आलस, मतलब नॉट नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंडोलेंट नेचर, बट ये लंबे टाइम का जो एग्जॉशन है, नर्वस एग्जॉशन, मेंटल एग्जॉशन, इमोशनल ड्रेन आउट, ये सारी चीजों की वजह से होता है। काली आवर्स में पेशेंट मोरोस, कॉरलसम और इंडिफरेंट हो जाता है। पेशेंट को जीवन में पार्ट लेने की, मतलब कोई भी चीजों में पार्ट लेने की कोई इच्छा नहीं होती है। काली फॉर्स में इंडिफरेंस ज्यादा पैसिव रहता है। देयर इज सैडनेस टुवर्ड्स जॉय एंड सराउंडिंग्स, जो इंडोलेंस और मेंटल डलनेस की ओर ले जाता है। इस प्रकार काली ग्रुप की इंडिफरेंस इमोशनल बर्नआउट को दिखाता है, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंटरेस्ट की कमी को। वीकनेस ऑफ मेमोरीज, मेमोरी एंड डलनेस ऑफ माइंड। सो कारी पेशेंट बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ठीक से चीजें याद नहीं रहती, लंबे समय तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, वो इजीली ब्रेन फैग हो जाते हैं। ये मेमोरी वीकनेस भी लंबे टाइम की नर्वस एग्जॉर्शन और मेंटल ओवरवर्क का ही रिजल्ट है। कॉस्टिकम में मेमोरी की कमजोरी के साथ डलनेस ऑफ माइंड प्रेजेंट होता है। पेशेंट कंफ्यूज महसूस करता है और मेंटली स्लो हो जाता है। कालीब्रोम में मेमोरी का लॉस बहुत ज्यादा होता है और एब्सेंट माइंडेडनेस दिखाई देती है। पेशेंट कभी कभी बोलना भूल जाता है, कि वो क्या कहने वाला था वो याद नहीं रहता है। कालीफॉस में मेमोरी वीक हो जाती है, फॉरगेटफुल हो जाती है, स्पेशली फॉर वर्ड्स। कन्वर्सेशन के दौरान वो शब्द याद करने में उनको डिफिकल्ट होती है। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे ट्रू इंटेलेक्चुअल लॉस नहीं है, यहाँ पे मेमोरी वीकनेस बिकॉज ऑफ द मेंटल फटीग है। नेक्स्ट इज रेस्टलेसनेस। ये रेस्टलेसनेस जनरली उनको काली काली पेशेंट्स में जनरली रेस्टलेसनेस इवनिंग टाइम में ज्यादा दिखाई देता है, और पर्टिकुलर कंडीशंस में ज्यादा दिखाई देता है। जैसे कि कालीब्रोम में रेस्टलेसनेस के साथ हाथ लगातार बिजी रहते हैं, पेशेंट के मन में फियरफुल डेल्यूजन्स होते हैं, और वो मेंटली एजिटेटेड रहता है, इसी वजह से वो रेस्टलेसनेस आती है। जबकि काली फॉस में रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग मेंसेस दिखाई देती है। ये नर्वस वीकनेस, एंजाइटी और एग्जॉशन के साथ कंबाइन होती है। Principles and duty, the main core feature of Kali, we can say. Strong sense of principles and duty. ये लोग रिलायबल, करेक्ट एंड सीरियस होते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, और जो सही लगता है वही करना खुद की ड्यूटी मानते हैं। अगर ये लोग रूल्स, डिसिप्लिन और ऑर्डर में विश्वास रखते हैं, एक बार ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली अगर इन लोगों ने, तो अपने कंफर्ट या हेल्थ की भी परवाह नहीं करते। विदाउट कंफर्ट या हेल्थ अगर उनको नहीं मिल रहा है, फिर भी वो अपनी ड्यूटी किए जाते हैं। लेकिन यही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल कभी कभी रिजिड, डॉगमेटिक एंड कंजर्वेटिव भी उनको बना देता है। लोग उनको रिजिड, डॉगमेटिक या कंजर्वेटिव बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटी। उनके प्रिंसिपल्स उनके इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि ये पेशेंट आपको इमोशनली कोल्ड दिखाई देते हैं। सो फॉर काली पीपल, इफ यू वांट टू रिमेंबर समथिंग, ड्यूटी फर्स्ट, इमोशंस लेटर। क्लोज नेचर। क्लोज्ड इंडिविजुअल्स जनरली, काली पेशेंट इमोशंस आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते, हमने पहले ही बोला, वो लोग सप्रेस करते हैं। वो अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखते हैं कि बातों को अंदर ही दबाए रखे, क्लोज रखे, इमोशंस को वर्बली एक्सप्रेस ना करने की वजह से ये सारे सिम्टम्स उनको फिजिकल फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, मस्कुलर टाइटनेस, पाल्पिटेशन, नर्वस कंप्लेन्स। उनके फियर्स भी खुले तौर पर आपको दिखाई नहीं देंगे, ये डर अक्सर फिजिकल प्लेन में महसूस होगा या ड्रीम्स के फॉर्म में बाहर आएगा, ना कि इमोशंस के फॉर्म में। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट। Kali patient is having strong inner conflict between attachment and detachment. Like Kali patient हमेशा एक अंदर संघर्ष में रहेगा कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट में से कौन सा पसंद करे। उन एक तरफ उन्हें सिक्योरिटी, सपोर्ट और अटैचमेंट चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो रिजिड, रिजर्व्ड और इमोशनली होते जाते हैं। इसी तरह उनमें फर्म डिसिसिवनेस और या डिसीजन पावर की और इनडिसिसिवनेस के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है उनको। बाहर से स्ट्रांग और करेक्ट दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से डाउट और स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है। ये लोग सेफ्टी और कंट्रोल को प्रायोरिटी देते हैं, भले ही इससे लोनलीनेस बढ़ जाए। इसीलिए काली पेशेंट बाहर से इंडिपेंडेंट दिख सकता है, लेकिन
अंदर से अक्सर वो लोनली या डिपेंडेंट फील करता है। देन ऑप्टिमिज्म, डर है, उदासी है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये सारे सिम्टम्स होने के बावजूद भी, ये मेलेंकोलिक नेचर होने के बावजूद भी, काली पेशेंट में ऑप्टिमिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है। ये ऑप्टिमिज्म एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म की वजह से नहीं है, ये बिकॉज ऑफ परसिवियरेंस, ड्यूटी बाउंडनेस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, उसकी वजह से है। जब एक बार काली व्यक्ति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या गोल एक्सेप्ट करता है तो ऑब्स्टिकल्स, फेलियर्स या इमोशनल सफरिंग के बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहता है। वर्क टास्क, काली पेशेंट बहुत ज्यादा कंसेंशियस होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे पर्सन उन रोल्स में ज्यादा अच्छा काम करते हैं जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, डिसिप्लिन की जरूरत हो, सस्टेन्ड एफर्ट्स की जरूरत हो। दे आर नॉट एंथुसियास्टिक वर्कर बट रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल पर्सन। अक्सर काली व्यक्ति ज्यादा काम करता है, थकान को इग्नोर करता है, खुद को पुश करता रहता है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर एंड क्रिटिसिज्म। सो इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्ट्रेस के बाद कोलैप्स का स्टेज आता है तो यू कैन थिंक ऑफ काली रेमेडीज। काली वर्क्स फ्रॉम ड्यूटी, नॉट फ्रॉम डिजायर। फैमिली ओरिएंटेशन, मतलब फैमिली ओरिएंटेड, काली इंडिविजुअल्स आर स्ट्रांगली फैमिली ओरिएंटेड। they work hard to support hard to support and protect their family। भले ही अफेक्शन ज्यादा ना दिखाए टुवर्ड्स लव्ड वंस, बट उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग रहती है। कई काली पेशेंट अपने फैमिली के लिए अपनी हेल्थ, रेस्ट, हैप्पीनेस सब सेक्रीफाइस कर देते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तभी डिजीज फॉर्म शुरू होता है। So pulsatilla needs family emotionally. Calcaria needs family for security, but Kali lives for the family out of duty. Now on to physical generals. इमोशनल एस्पेक्ट हम लोगों ने देख लिए। अब हम उस हिस्से में आते हैं जो क्लिनिकली ज्यादा हमको सिम्टम्स मिलते हैं, दैट इज फिजिकल जनरल्स ऑफ काली ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव ऑलरेडी डन। थर्मल रिएक्शन, काली पेशेंट जनरली चिली होते हैं, मतलब सेंसिटिव टुवर्ड्स कोल्ड, स्पेशली ठंडी हवा, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एदर से इनकी कंप्लेन बढ़ जाती है। इसलिए काली ग्रुप के पेशेंट्स गर्म कपड़े, गर्म वातावरण, वार्म ज्यादा पसंद करते हैं। ठंड से सिम्टम बढ़ते हैं और गर्मी से रिलीफ मिलता है, ये काली ग्रुप का टिपिकल फीचर है। द वन एक्सेप्शन इज काली सल्फ। अगर मेडिसिन डिफरेंशिएशन की बात करें तो काली का पेशेंट एक्सट्रीमली चिली होते हैं। बहुत थोड़ी सी ठंड लगने पर भी कंप्लेन्स शुरू हो जाती है, ड्राफ्ट ऑफ एयर से तुरंत एग्रावेशन हो जाता है। कालीफॉस चिली है, मेन फीचर वीकनेस और नर्वस एग्जॉशन ज्यादा है। ठंड से एग्रावेशन ज्यादातर नर्वस वीकनेस के वजह से होता है। देन टू काली आर्स, काली आर्स में चिलीनेस के साथ साथ एंजाइटी और रेस्टलेसनेस जो आर्सेनिक का फीचर है वो देखने मिलेगा। पेशेंट वार्मथ चाहता है लेकिन एक जगह बैठ नहीं पाता है। एंड काले म्यूर, पेशेंट चिली होता है लेकिन स्लगिश और स्लो रिएक्टिंग होता है, एंजाइटी कम होती है, डलनेस ज्यादा होती है। मसल एंड नर्व्स, काली ग्रुप का इंपॉर्टेंट जनरल फिजिकल जनरल है वीकनेस। मसल में वीकनेस होती है, इजी एग्जॉशन दिखाई देता है, थोड़ा सा एक्सर्शन करने पर पेशेंट बहुत ज्यादा थक जाता है। काली पेशेंट में ट्रेम्बलिंग, ट्विचिंग और कभी कभी जर्किंग, कोरेक मूवमेंट्स भी होते हैं, स्पेशली जो नर्वस पेशेंट होते हैं उसमें। एडवांस केसेस में पैरालिटिक वीकनेस तक आ सकती है। मसल की जो होल्डिंग पावर होती है वो कम होती है, पेशेंट चीजें पकड़ नहीं पाता है, और एक्सर्शन की वजह से, वीकनेस की वजह से कभी कभी कोलैप्स भी कर सकता है। सो देर आर मेनली 4 टाइप ऑफ वीकनेसेस: मस्कुलर, नर्वस, सेक्सुअल एंड पोस्ट इलनेस एग्जॉर्शन। मस्कुलर पेशेंट में देखने में, मतलब पेशेंट देखने में स्ट्रांग लगता है लेकिन मसल की होल्डिंग पावर कम होती है, स्लाइट एक्सर्शन पर ट्रेम्बलिंग और इजी एग्जॉर्शन होता है। नर्वस में वीकनेस बॉडी से ज्यादा नर्वस सिस्टम में होती है, पेशेंट में कॉन्सेंट्रेशन की कमी और स्लाइट स्ट्रेस भी टॉलरेट नहीं करना, ये नर्वस वीकनेस है। सेक्सुअल वीकनेस में एक्सेसिव लॉस, क्रॉनिक इलनेस या नर्वस एग्जॉशन के बाद आती है, डिजायर कम होना और स्लाइटेस्ट एक्सर्शन के बाद कंप्लीट एग्जॉस्टिव महसूस होना। लास्ट इज पोस्ट इलनेस एग्जॉशन, लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस के बाद पेशेंट प्रॉपरली रिकवर नहीं करता है, नेवर वेल सिंस। यू कैन थिंक ऑफ काली ग्रुप एज वेल।
पेशेंट प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाता, बॉडी बाहर से ठीक लगती है लेकिन अंदर से एनर्जी एग्जॉस्टेड होती है। वीक होल्डिंग पावर इज अ पैथोग्नोमिक ऑफ काली ग्रुप, यानी पेशेंट में ताकत तो दिखती है लेकिन उसे बनाए रखने की पावर नहीं होती है। काली फॉस में ये रेमेडी में मेंटल ओवरवर्क के बाद, जैसे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एग्जाम स्ट्रेस ग्रीफ या इमोशनल शॉक के बाद जनरली ये मेडिसिन वीकनेस के फॉर्म में आती है। पेशेंट फिजिकली वीक नहीं दिखता है लेकिन वो मेंटल एक्सर्शन की वजह से एग्जॉस्टेड होता है। सेकेंड इज काली कार्ब, यहाँ पे वीकनेस डीप और फिजिकल होती है। पेशेंट खड़ा नहीं रह सकता है, चल नहीं पाता है, या खास करके बैक और लोअर लिम्स में कमजोरी ज्यादा रहती है। देन काली आर्स, यहाँ पे वीकनेस के साथ एंजाइटी, फियर और रेस्टलेसनेस होती है। पेशेंट कमजोर लेकिन शांति से नहीं बैठ सकता है, माइंड हमेशा उसका एंक्शियस रहता है बिकॉज ऑफ दैट आर्सेनिक नेचर, जैसे कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। काली ब्रोम में वीकनेस बिकॉज ऑफ नर्वस ओवर स्टिम्युलेशन की वजह से होता है। माइंड उनका बहुत ज्यादा स्टिम्युलेटेड रहता है, जिसके कारण जो नर्वस सिस्टम है वो ड्रेन्ड आउट हो जाता है, और पेशेंट में ट्रेमर्स है, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन और मेंटल डलनेस देखने को मिलती है। पेन, अगर पेन की बात करें तो काली ग्रुप में स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है। स्टिचिंग पेन्स आर जनरली हॉलमार्क ऑफ द काली ग्रुप, यानी काली रेमेडी में पेन ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभ रही हो। पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुभ रहा है या कुछ काट रहा है। और कई बार ये पेन टियरिंग या पुलिंग नेचर के भी होते हैं। पेन जनरली लोकलाइज्ड होते हैं, पूरे एरिया में डिफ्यूज नहीं होते हैं, स्मॉल स्पॉट से भी लिमिटेड होते हैं। पेशेंट जनरली कहता है कि मैं उंगली के टिप से एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि मेरे को पेन कहाँ है। और पेन सुपरफिशियल नहीं होते, उनको पेन डीप सीटेड होते हैं। सो रिमेम्बर, इन काली पेशेंट पेन इज नॉट अ वेग पेन। जो डल एकिंग पेन होता है वो नहीं होता है, इसमें शार्प डेफिनेट लोकलाइज्ड और स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है। अगर इडीमा की बात करें तो काली रेमेडीज में इडीमा कहीं भी हो सकता है लेकिन उनकी कुछ टिपिकल साइट्स है, या स्पेशली। डॉक्टर शियानी, लास्ट के बस 2 मिनट बचे हैं। ओके, यस। ठीक है। स्पेशली एंकल्स और आईलिड के आसपास। अगर उनके डिस्चार्जेस की बात करें तो उनके डिस्चार्जेस कोपियस, थिक, येलोइश, टफ कंसिस्टेंसी वाले होते हैं। म्यूकस या सीरस डिस्चार्जेस, थिक रोपी स्टिकी डिस्चार्जेस, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन एंड हेमरेजिक टेंडेंसी देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स की बात करें तो वो अस्थमा में, न्यूमोनिया में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी कंडीशंस में हम दे सकते हैं। हार्ट और सर्कुलेशन की बात करें तो हम पाल्पिटेशन में, एरिदमिया में, हाइपरटेंशन में, वीक हार्ट कंडीशंस में, सडन कार्डियक फेलियर में, और सप्रेस्ड इमोशन की वजह से जो हार्ट डिजीज होते हैं उसमें दे सकते हैं। जीआईटी की बात करें तो उनका स्टमक सेंसिटिव होता है, गैस्ट्रिक पेन प्रेजेंट होता है, अल्सर्स, ऑलगोन सेंसेशन, सार, इरेक्टेशन एंड वॉमिटिंग, थ्रोट कंस्ट्रिक्शन फीलिंग प्रेजेंट होती है। जॉइंट्स की बात करें तो रूमेटिक और गाउटी टेंडेंसी की वजह से जॉइंट प्रॉब्लम्स, पेनफुल और स्वॉलन जॉइंट, स्टिफनेस, कोल्ड डैम्प फेदर एग्रावेशन, क्रॉनिक केसेस में डिफॉर्मिटीज देखने में मिलती है। सेक्सुअल जनरल्स में ऑलरेडी हमने देखा कि सेक्सुअल वीकनेस देखने को मिलती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इजैक्यूलेटरी प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, डिप्रेशन ऑफ सेक्सुअल पावर, और कभी कभी सेक्सुअल इरिटेबिलिटी भी दिखने देखने को मिलती है। अगर टाइम मोडालिटी की बात करें तो जनरली 2 to 4 AM एग्रावेशन टाइम है। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस इस टाइम में प्रोमिनेंट रहती है। काली सल्फ और काली आयोड में अराउंड 5 AM एग्रावेशन टाइम है। जनरल मोडालिटी, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड एयर, एक्सर्शन, क्वेश्चन के बाद वीकनेस, मेंसेस के टाइम पे प्रॉब्लम इंक्रीज होना, नाइट में खासकर प्रॉब्लम ज्यादा होना, और रिलीफ मिलता है बाय सिटिंग पोजीशन, जेंटल मूवमेंट, लीनिंग फॉरवर्ड, वार्मथ से रिलीफ, और खाने के बाद वीकनेस या डिस्कम्फर्ट कम होना। This brings to end of my lecture on the Kali group. I trust this session has added clarity and clinical insight into understanding Kali remedies as a group. I would like to express my sincere gratitude to IFPH for providing me this opportunity. Thank you, Dr. Neha Kakkar, and thank you for your patient listening. या इट वाज बहुत अच्छा सेशन था डॉक्टर शियानी। काफी डिटेल्ड में आपने बताया काली ग्रुप के बारे में, यूजिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर उनका जो
उनकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट आ रहा है। इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन। थोड़ा सा आपका शायद टाइम की कमी की वजह से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट इज इनफ। बहुत सारा कवर अप हो गया था, मेन था उसका इट जो वाज डेवलपमेंट चाइल्डहुड थोड़ा है। आपको जल्दी जल्दी अ, करना था। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी एक जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स ऑफ, उसमें भी आपको इसी तरह का काली का प्रेजेंटेशन मिलता है। यस, जनरली और साइकोलॉजी जो में रिजिडिटी और जो आप बता रहे थे वो बहुत अच्छा। ये सारा ना हाँ, क्लिनिकल और मैंने देखा आपने हुआ काफी है। लेकिन इनपुट्स अलग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल सेशन, और यहाँ पे आपके लिए अप्रिसिएशन भी आ रही है काफी सारी। तो आशा करती हूँ आगे भी इसी तरह के आप सेशंस देंगी, क्योंकि अब हमारा ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो गया है हिंदी सेशन का। तो श्योर। आगे भी विद केसेस, डिटेल्ड केसेस, इसी चीज को डिपिक्ट करने के लिए विद सिम्टोमेटोलॉजी, दैट विल बी अ प्रैक्टिकल इंसाइट इनटू द थ्योरी जो आपने बताई। तो श्योर। या तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शियानी का। और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बीजे बिंदुराज को। धन्यवाद।